नमस्ते मित्रों। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और ईश्वर से यही प्रार्थना कि आप सब परिवार से सुखी रहे। नेपाल में पिछले 3 घंटे से हालत बहुत ख़राब हो गई। प्रदर्शनकारियों पर सीधे ही गोली चलाई गई, जिससे कि देखते देखते सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 20 लड़के प्रदर्शनकारी मारे गए और सैकड़ों जख्मी हो गए। प्राइवेट अनुमान के अनुसार उसे जो डेथ टोल है वो ज़्यादा हो गया है। बहाना क्या बना कि नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी। अमेरिकन जो कंपनी फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब वगैरह पे पाबंदी लगा दी। तो जो वहाँ के 18 से 30 साल तक के युवक हैं उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार को समाप्त करो और यूट्यूब ये जो सोशल मीडिया को नहीं। कारण यह था कि वहाँ की सरकार जब से वहाँ पर लोकशाही आ गई, वहाँ की सरकार कभी एक पार्टी दूसरे के साथ मिलकर, दूसरी पार्टी तीसरी पार्टी के से मिलकर, जैसे कि कुछ लोगों का कुछ लेना देना नहीं है। कोई पार्टी चीन से फंड ले रही है, कोई पार्टी अमेरिका से फंड ले रही है, लेकिन आम जनता की हालत है वो बहुत ख़राब हो रही थी। अब ये एक बहाना बना, चिंगारी बन गई जो सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया गया सरकार द्वारा। वो एक बहाना बन गई लोगों को अपना रोष प्रकट करने के लिए। दरअसल बात यह है कि नेपाल सरकार में भ्रष्टाचार बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। सरकारी जो अधिकारी हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो राजनेता है, वो सरकारी ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं। आम लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। और वो जो ये कि कोई पार्टी अमेरिका से पैसे लेकर अपने बच्चों को अपना कैरियर अमेरिका में सेटल कर रही है। महंगे महंगे लाइफ वो उनके बच्चे रह रहे। कई बच्चों के जो कई माँ बाप जो राजनेता उनके बच्चे हैं वो चीन से पैसा लेकर चीन में ऐश कर रहे हैं, लेकिन आम जनता जो है वो परेशान है। और ये है कि इंडस्ट्री वगैरह भी वहाँ पर कमज़ोर ही है। आम लोग बहुत ही परेशान हैं, लोगों के काम नहीं होते हैं। तो वहाँ के जो यूथ है, जनता है, वो कह रहे कि ये जो बूढ़े हमारे राजनेता है उनसे काम नहीं चलेगा। उनका एक ही मकसद है अपने बच्चों को सेटल करना और जो यहाँ की संपदा है उसको लूटना है। रिश्वतखोरी परम इस पर है। और ये क्या था कि पिछले दरअसल ये जो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बैन होने के कारण ये हिंसा शुरू हो गई, बात दरअसल नहीं है। पिछले 2-3 महीने से वहाँ के जो नौजवान दिखा रहे हैं कि यहाँ के जो हमारे नेपाल के राजनेता हैं वो अपने बच्चों को किस तरह से विदेशों में पढ़ाकर, विदेशों में बड़ी आरामदेह लाइफ देकर अपना भी कुछ बेहतर भविष्य देख रहे हैं। लेकिन आम जनता जो है वो परेशान है। लोगों को कुछ खाने को नहीं है, हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इसलिए आम जनता का हाल बुरा है। कब तक लोग आराम से बैठेंगे, चुपचाप बैठेंगे? ऐसा हुआ था कि लोगों ने जो वहाँ पर ज्ञानेंद्र राजा था उसके खिलाफ प्रदर्शन किया था, 19 दिन प्रदर्शन किया था और 19 लोग ही मारे गए थे। आज एक ही दिन में 20 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों लोग जख्मी हैं। और कब उनके साथ क्या हो, कब वो कौन से मरेंगे कौन से बचेंगे, वो भी देखना अभी बाकी है। कुल मिलाकर बात यह है कि नेपाल में हालत बहुत ख़राब है। सोशल मीडिया को वो ये चाहती है सरकार कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ जो अपना गुस्सा लोग उतार रहे हैं वो ना उतारे। लोग आम लोगों को वो न बता दे कि सरकार कैसे चल रही है। लेकिन आज ये है कि लोगों को जो पढ़े लिखे युवा लोग हैं उनको उनकी समझ है। पहले काठमांडू में ही प्रदर्शन शुरू हुए, अब काठमांडू से
जो दूसरे महाराजगंज, विराटनगर वगैरह में भी दंगे फैल गए हैं। यहाँ तक कि सरकार के जो पार्लियामेंट है काठमांडू में, संसद है, वहाँ तक भी लड़के पहुँच गए और प्रदर्शनकारी उस पर कब्जा कर लिया है। कहने का मतलब है कि यही हालत जो श्रीलंका में हुई थी, राजकॉप से सरकार भ्रष्टाचार से बनी हुई थी, उसके भाई वगैरह पूरा भ्रष्ट सिस्टम बना था, तो आखिरकार लोगों ने कब्जा करके उनको वहाँ से भगा दिया। अच्छा, शेख हसीना ने भी, ये मुझे पता नहीं कि वहाँ पर वोटों में धांधली हुई या नहीं हुई, वहाँ पर करप्शन का क्या हाल था, लेकिन जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट थे उन पर गोलाबारी की गई, वहाँ पर भी बहुत से लोग मारे गए। उसका फ़ायदा लोगों ने, कई जो हिंसक लोग हैं जिनके और भी कोई मकसद होते हैं, उन्होंने उठाया और शेख हसीना को जाना पड़ा है। अब यही हालत नेपाल में हो रही है। अगर केपी ओली इस्तीफा देते हैं तो देश बच जाएगा, सरकार गिर जाएगी, देश बच जाएगा। अगर नहीं देते इस्तीफा, वो तो जाएंगे, इसके साथ देश का भी बहुत नुकसान होगा। आपकी राय के इसके बारे में क्या है, हमें बता दीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।